हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। थर्ड ग्रेड लेवल सेकंड एसएसटी से मैं सिलेक्टेड हूँ। आरएस मेंस एग्जाम 2024 अटेम्प्ट किया मैंने। वीडियो मेंस 2022 मैंने दिया है। एलडीसी जो अभी हाल ही में हुआ है 2024 में, वो मैंने दिया है। और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो सीईटी के आधार पर टॉप 4000 स्टूडेंट ने राजस्थान के दिया है, उसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी दिया है पेपर। और चलिए हम आज का आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आए, जो आगामी जो जितनी भी परीक्षा होने वाली है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हूबहू इस वीडियो में से छपने की गारंटी है। 100% छपेंगे। ओके, अगर नहीं छपे तो मुझे बता देना। 100% सवाल छपने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। चलिए, तो इसे ध्यान से देखिए, एक दो बार रिवाइज कर सकते हैं। चाहे वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ में हम थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और हाथों हाथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ए ऑप्शन है, वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15.58 लाख करोड़ अनुमानित थे। वर्ष 2023-24 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.45 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर 12.56% की वृद्धि अनुमानित। चलिए सही आंसर इसका है डी। इसका सही आंसर है डी। हम साथ साथ याद करेंगे। देखिए, मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ, एक स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। प्रचलित कीमत क्या होती है? जो वर्तमान में जो वर्ष चल रहे हैं उसको आधार बनाकर या उसकी जो महंगाई है उसको निर्धारण करके जो कीमतें निर्धारित की जाती है वो है प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत है कि एक वर्ष निर्धारित किया जाता है, उसके आधार पर जो वर्तमान में महंगाई बढ़ रही है उस और जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद हुआ है टोटल राज्य में, उसका निर्धारण किया जाता है। तो चलिए दोनों डेटा हम अभी कभी याद करेंगे। प्रचलित कीमत, अगर प्रचलित तो स्थिति में अगर कन्फ्यूजन है तो प्रचलित हमेशा याद रखना कि वर्तमान में महंगाई ज़्यादा होगी 2011 के मुताबिक, तो ज़्यादा वाली चीज़ हमेशा प्रचलित पर आएगी और कम वाली स्थिर पर आएगी। तो लिखिए प्रचलित पर 15.28 लाख करोड़। लाख करोड़ बाद में देखेंगे, पहले लिखिए 15.28। 15.28 अगर याद करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो उसका शॉर्ट निकालिए। देखिए 15 का दुगुना 30, 30 के पास कर दिए 2.8, 28 लिखिए 15.28 लाख करोड़। ठीक है, याद हुआ ना? चलिए 5 बार लिख दीजिए, हाथों हाथ याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं हम स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत लिखिए 8.45 लाख करोड़। लाख करोड़ बाद में याद करेंगे, लिखिए दो बार 8.45 लाख करोड़। ठीक है, दो बार लिख दिए, 3 बार लिख दीजिए, अपने आप याद होगा। देखिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि दर भी पूछी जाती है हमेशा। इन चारों में से एक क्वेश्चन बनने की गारंटी लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन 100% सीईटी के चारों पारी में किसी न किसी में आपको दिख जाएगा। 100% की गारंटी है, इसलिए इसको अगर याद हो तो लिख लिख के याद कर लीजिए, बाकी रट लीजिए। अपन को क्वेश्चन कैसे भी करके सही करना है बस। प्रचलित कीमत पर 12.56%, लिखिए 12.56%, 12.56%। देखिए ये तो इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी क्या लिखा था 8.45 और ये का ये स्थिर पे 8, 8 से 8 याद हुआ ना। 8.45 लिखा भी आपने और ये है 8.03%, तो याद हो गया 8.03%। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखिए आरएसएसएमबी और आरपीएससी का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो आप इसको ज़्यादा शॉर्ट में मत समझिए, और मैं जो बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो आप इन ऑप्शनों के साथ ही अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में गलत होने के चांस कम हो गए। ये वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में लेके आएंगे। आज मैं 20 क्वेश्चन ही करूँगा और आगे के जो 20 क्वेश्चन है वो मैं सेकंड पार्ट में कल करवाऊँगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए। प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर सतत वृद्धि। सेकंड है, प्रचलित कीमतों पर सतत वृद्धि और स्थिर कीमतों पर असतत वृद्धि।
चलिए आंसर बताइए इसका क्या है। इसका सही आंसर है बी आंसर है। याद कर लीजिए, प्रचलित कीमतों पर सतत वृद्धि और स्थिर कीमतों पर असतत वृद्धि हुई है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैथमेटिक्स क्लासेस को आप टेलीग्राम पे जाकर फॉलो कर दीजिए, उसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप प्रिंट निकाल कर इजीली इसका 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अब ये याद कीजिए, देखिए राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर सतत वृद्धि हुई है। क्या हुई है? सतत वृद्धि। किसके ऊपर हुई है? प्रचलित कीमत पर। प्रचलित और स्थिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो वर्तमान वर्षों में जो चल रहा है वो प्रचलित है, और स्थिर कीमत मतलब एक आधार वर्ष को निर्धारित किया गया, जैसे 2011-12 को निर्धारित किया गया है। जबकि स्थिर कीमतों पर असतत वृद्धि हुई है। सतत मतलब तो देखो पैरेलल है, ये लाइन जैसे सतत कंटिन्यू। असतत मतलब ये ऐसे चल रही जिग, कभी बढ़ रही कभी घट रही कभी घट। बहुत ही ज़्यादा डीप सवाल है, एग्जाम में ऐसा आ सकता है। ठीक है। सेकंड देखिए, वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। याद कर लीजिए, ऑप्शन में दे सकता है आपको। लिखिए 2020-21 में स्थिर कीमतों पर नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित हुआ है। ये क्या कर रहा है? राजस्थान की तुलना इंडिया से कर रहा है। इंडिया के सकल घरेलू उत्पाद में कितना रहे, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है? कम से कम 5 से 10 बार। डेटा जरूर चेंज हो सकता है, लेकिन ये पूछने की जो स्किल है ये जरूर ये रहता है, केवल डेटा चेंज होता है इसके अंदर। तो याद कीजिए, इसका सही आंसर है 4.86%। याद कीजिए, जो इंडिया का है उसको राजस्थान की तुलना में कितना परसेंट रहा है, ये पूछ रहा है, कहने का मतलब। याद कीजिए, 3 बार लिख दीजिए, 4.86, 4.86, 4.86, 4.86, 4.86 लिखिए, 2 बार लिख दीजिए, 4.86, 4.86%। अभी याद हो जाएगा। याद हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी मैंने याद करवा दिया ये तो आपको। 2011-12 पे 8.45 लाख, प्रचलित कीमत में 15.28 लाख करोड़, और ये 4.86 अभी याद करवाया मैंने। राजस्थान का जीडीपी में योगदान, इंडिया मतलब इंडिया की कितना है, और प्रचलित कीमत पे याद कीजिए 5.17, दोनों याद कर लीजिए। 4.86% और प्रचलित पे अगर पूछे तो 5.7%। मतलब इंडिया की जीडीपी में राजस्थान का कितना परसेंट योगदान है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जीडीपी में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है। लिखिए, स्थिर पे तो 4.86। हमेशा एक चीज़ याद रखना, स्थिर वाली कम होती है और प्रचलित वाली ज़्यादा होती है। ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, और सीधा लिखिए, 2 बार और लिख दीजिए, 4.86, 4.86 और 5.17%। चलिए याद हो गया हो तो आगे बढ़ता हूँ मैं। आज मैं आपको सबको याद करवा के रहूँगा। वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि अनुमानित है। चलिए सही आंसर बताइए, कितनी अनुमानित है। सही आंसर है इसका 9.6%। 9.6%। लिखिए 3 बार, 9.6%, 9.6%। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका वापस समाधान कर दूंगा। लिखिए, जीडीपी में प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर कितनी हुई है? 9.6%। जीडीपी में स्थिर 2011-12 कीमतों पर वृद्धि दर कितनी हुई? 8.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धक GSVA, कुछ पता है GSVA क्या है?
में स्थित कीमतों पर किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि अनुमानित हुई है? उद्योग क्षेत्र। देखिए इस तरह के 100% सवाल आएंगे, आप इनको मजाक में मत लीजिए और सीरियसली इनको याद कर लीजिए। ये डेटा आपको रटना ही पड़ेगा, कम से कम 10-10 बार लिखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। देखिए ये जीएसवी होता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके भी एक तरह से भाग कर दिए जाते हैं कि किस किस क्षेत्र से कितना कितना आया है सकल घरेलू उत्पाद में। तो इसको 3 भागों में मोटे मोटे तौर पे बांटा गया है। तो देखो पहला है कृषि क्षेत्र, सेकंड उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या अनुमानित वृद्धि दर पूछ रहा है, वृद्धि दर किसकी कितनी रही है? तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि की बात की जाए उद्योग क्षेत्र की रही है, आपको दिख रहा होगा ये देखिए उद्योग क्षेत्र की वृद्धि रही है 12.43%। देखिए ये क्रम भी पूछ सकता है, उद्योग फर्स्ट, सेकंड सेवा, थर्ड कृषि क्षेत्र। सबसे कम वृद्धि किसकी रही है? कृषि क्षेत्र की रही है। नजर आ रही होगी आपको कृषि क्षेत्र की। थर्ड नंबर पर लिखिए 12.43%। ठीक है, सेकंड है कृषि की सेवा की 6.37% और थर्ड है कृषि की 2.13%। सबसे कम कृषि क्षेत्र के लिए। याद हो गया? तो आगे बढ़ूँ मैं, चलिए। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ लीजिए। वर्ष 2023-24 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान के सही क्रम का चयन कीजिए। अभी मैंने बोला था ना कि इसका क्रम भी पूछ सकता है, तो बताइए ये वृद्धि है, क्रम आपको इसमें से बताना है। देखो सबसे पहले अगर क्रम की बात करें इसका आंसर है सी आंसर है। सेवा क्षेत्र, सेवा में सबसे ज़्यादा, फिर उद्योग और फिर कृषि। अब आप कह रहे हो सेवा क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र में जितनी भी सर्विसेज आती है वो है, चाहे परिवहन की बात की जाए, पर्यटन की बात की जाए, होटल की बात की जाए, जहाँ पे भी सेवा का हो रहा है, सर्विस अवेलेबल हो रही है जनता को, वो सेवा क्षेत्र में आता है। उद्योग में इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं हम, सीमेंट की बात कर सकते हैं, गन्ना शक्कर उद्योग है, चाहे कपड़े हैं, मिलें हैं, सारी कोई भी इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री इसमें आती है। एग्रीकल्चर में आप जानते ही होंगे, एग्रीकल्चर का तो योगदान मुझे बताना ज़रूरी नहीं होगा यहाँ। तो चलिए आंसर बता दिया ना मैंने, इसको सी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं, 7 क्वेश्चन। अगर देखो ये डेटा रटना पड़ेगा, ये 100% एक सवाल सीईटी में यहाँ से फंसेगा। अगर नहीं फंसा तो मैं स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा आपको, गारंटी फंसेगा। देखो अब ये डेटा कैसे याद करना है आपको, इजीली बताऊंगा। देखो सबसे पहले देखो एग्रीकल्चर, उद्योग, सेवा। ठीक है, अब जो एग्रीकल्चर का है वो दोनों 26-26 है। ये तो ऐसे याद कर लो 26 बोरी गेहूँ, 26 बोरी गेहूँ हुए आपके। ठीक है, 26 बोरी हुए। दोनों स्थिर कीमत बताया था मैंने आपको 2011-12 आधार वर्ष का प्रचलित कीमत वर्तमान की ये है। ठीक है, तो ये है। अब 26-26 याद कर लो, उसके बाद आगे पीछे की डिजिट अपन बाद में याद करते हैं। सेकंड याद करो उद्योग का 28 और 29। मैंने बोला था प्रचलित हमेशा ज़्यादा होगी, 28, 29। फिर आपको याद करना है सेवा क्षेत्र का, बस इसमें ये कम हुआ है इस बार। ठीक है ना, सेवा क्षेत्र में गिरावट आई है आपको। ठीक है, सेवा क्षेत्र लिखिए 45-43। देखो एक बार वापस लिखो, देखो 26-26। ठीक है, 26-26 लिख दिया। अब लिखो 28-29, 28-29। अब लिखो 45-43, लिख दिया। अब देखो याद करवाता हूँ, लिखो 72-21, 72-21, 72-21, 72-21, 4 बार लिख दिए। अब 28-21, 29-84। आगे की डिजिट से भी आप लगभग निकाल लोगे। ठीक है, आंसर 84, 45-0-60 और 43-95। याद हुआ कुछ? 3-4 बार लिखो, इजीली याद हो जाएगा। देखो आप याद तो वैसे कर रखा, मैं केवल आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
इसका आंसर लिखिए फटाफट। वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? लिखिए लिखिए। इसका सही आंसर है बी, 7.41 लाख करोड़। चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं आपको। प्रचलित कीमत 13.69, 7.41 लाख करोड़। अभी मैंने आपको वृद्धि दर तो याद करवाई दी थी ना, करवाई थी ना, 12.70, 8.10, लिखो 2 बार, 12.70% और 8.10%। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं 20 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, अगर डेटा फिर इधर से उधर जाने लग जाएगा, इसलिए जो आज बता रहा हूँ वो रट लो एक बार में सारा। 5-6 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत पढ़ के ही। वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? लिखिए, दोनों याद करनी है आपको। इसका सही आंसर है ए, 1,67,964। लिखो 1,67,964, 1,67,964, 1,67,964। लिखो 964। याद हुआ ना? अरे सब याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, मैं याद करवा रहा हूँ, याद हो जाएंगे सारे। 1,67,964। लिखो 3 बार लिखो, अभी 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 याद होगा। देखो 1,67,964। देखो ये तो था प्रचलित कीमत पर, तो स्थिर पे तो कम ही होगा ना, ये ज़्यादा होगा, कम होगा यार, ऐसे क्या कर रहे हो? अपने इंडिया का भी याद मत करो, छोड़ दो, स्किप कर लो, सीईटी के बाद याद करेंगे। अभी अपने सीईटी में शायद नहीं आता है, इतना नहीं पूछते हैं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी पेपर में इतना। आरएस में ज़रूर पूछ लेते हैं वो, इसलिए। चलो अभी क्या लिखा था, प्रचलित पे लिखा ना, प्रचलित पे 1,67,964। अब लिखो 90,831, 90,831। लिखो 90,831, 90,831, 90,831। याद हो गया? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अब। देखो 9वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अंत में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? देखो ये डेटा मैं नहीं बोलूँगा आपको याद करने के लिए, अगर चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी कम चांस है इसका आने का। जो ऊपर मैंने जितने भी बताए वो 100% चांस है उनका आने का, तो भी एक बार आंखों के सामने से निकाल लेना, कोई भरोसा नहीं है आजकल बोर्ड का। 2022-23 के अंत में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हुआ? 29.43। चलो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे बढ़ूँगा। जहाँ टाइम लेना होगा मैं सवाल ज़्यादा ले लूँगा, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर सवाल पे देखो, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का वर्ष 2022-23 में योगदान क्रमशः कितना है? हाँ ये लिख, ये करो, इम्पोर्टेंट करो इसको, ये आजकल पूछे, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है। लिखो 88.1 याद कर लो बस, अपने आप सेकंड वाला तो याद हो जाएगा, इसमें 100 में से माइनस कर देना, तो ये तो इजीली आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। तो लिखो 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 78.54, 78.54 याद हो गया होगा, ये तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का इतना है और निजी क्षेत्र का ज़्यादा आता है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का वर्ष 2022-23 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान रहा है? देखो निर्माण क्षेत्र का, जो उद्योग क्षेत्र उसमें निर्माण क्षेत्र जो है उसका योगदान ज़्यादा रहा है। देखो अगर इसका क्रम पूछे ना तो आपको क्रम भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्रम पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लिया है और अब भी पूछ सकते हैं, तो इसको आप सीरियस ले। ये क्रम दे रखा है आपको, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में क्षेत्रवार योगदान का क्रम। निर्माण सबसे ज़्यादा किसका है? निर्माण का, फिर आवासीय भवन का, फिर लोक प्रशासन का, फिर विनिर्माण का, फिर संचार का, फिर कृषि का। सबसे ज़्यादा निर्माण। लिखो 3 बार, निर्माण, आवास,
देखो सबसे, अगर याद नहीं हो रहा तो देखो मैं भी याद करा देता हूँ आपको, 2 मिनट में याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या, कोई कोई काम करते हैं तो उसके लिए निर्माण करते हैं ना, निर्माण। तब किसका काम कर रहे हैं अपन? देखो ट्रिक बना के याद कर रहा हूँ, आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए। आप इजीली अगर थोड़ा बहुत याद होगा ऑप्शन काट लोगे। फिर आवास बनाया, फिर लोग करेंगे वाह, फिर वहाँ पर लोग अंदर कुछ और निर्माण करेंगे, छोटा मोटा कुछ बाकी रह गया तो। फिर संचार के सामान लाएंगे, संचार के भी लाएंगे ना यार, फ़ोन वोन, प्रिंटर विंटर सारे। फिर कृषि के सामान भी लेंगे ना खाने पीने के लिए। तो हो गया ना क्रम पूरा याद। देखो वापस याद कर लो, एक बार वापस बता देता हूँ। देखो सवाल कह रहा है, अरे यार एक सेकेंड, हाँ देखो अगर याद नहीं हो रहा है तो देखो याद करो। देखो सबसे पहले कोई निर्माण करते हैं, किसका किया? आवास घर का किया। फिर लोग रहेंगे वाह, फिर वहाँ कोई छोटा मोटा निर्माण और करेंगे अंदर, ठीक है। फिर संचार के सामान लाएंगे, फिर संचार के सामान आ जाए, फिर कृषि के सामान भी आएंगे ही। तो लो कृषि के सामान भी आ गए। कृषि मतलब खाने पीने के सामान। तो याद हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक WPI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आधार वर्ष 11-12 आया याद? चलो ठीक है, आ गया तो। अरे गलत है, ये आधार वर्ष इसका, WPI का नहीं है ये, थोक मूल्य सूचकांक का। समझ रहे हो आप? इसमें सबसे अधिक भारांश विनिर्मित उत्पाद समूह का है। वर्ष 2023 में गत वर्ष की तुलना में 0.54% की वृद्धि हुई है। इसमें केवल सेकंड और थर्ड ही सही है। देखो इसका आधार वर्ष है 1999। देखो अगर याद नहीं हो तो इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। ज़्यादा ट्रिक बताता नहीं हूँ, लेकिन आप इसलिए बता रहा हूँ। देखो ये क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, थोक। थोक है। अब मेरे को बताओ ये थोक के था कैसा लग रहा? 9, ये लो 9, ये 1999 हो गया याद। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना। तो लिखिए, यह आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये विभाग भी पूछ सकता है। इसका आधार वर्ष 1999-2000 है, जबकि भारत सरकार के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। समझ गए? ये नहीं समझे ऊपर वापस पढ़ लो। राजस्थान का क्या है? राजस्थान का है ये 1999-2000। और देखो वापस समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। देखो राजस्थान का है 99, ठीक है, और इंडिया का है 2011-12। अब तो कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते अपन। थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुओं का सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ये भी पढ़ा होगा आपने, थ्योरी जब पढ़ी होगी, जब पढ़ा होगा। 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। 69 किया जाता है, जिसमें 75 प्राथमिक वस्तु समूह है, 69 विनिर्मित उत्पाद है, 10 ईंधन है, शक्ति प्रकाश एवं उपस्नैक समूह शामिल है, 12 विनिर्मित उत्पाद। इतना ज़्यादा ये याद मत करो। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलो क्वेश्चन 13, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो। देखो अब ये आधार वर्ष पूछ रहा है, आधार वर्ष को सम्मिलित करवाना है। तो देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 2016, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि का है 86, और सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त 2012। देखो अगर याद नहीं हो ये तो इसका भी मैं आपको जुगाड़ बता ही देता हूँ। देखो इनमें से सबसे पहले देखो ये उद्योग, मेरे को एक बात बताओ, उद्योग ये है, कृषि ये है, ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त। अब मेरे को बताओ कि सबसे पहले देखो कृषि सबसे पहले आई ना, तो ये 86 सबसे पहले आ गया, ठीक है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उद्योग, ठीक है। जो उद्योग है
ये 2016 उद्योग बाद में आया ना, ये याद हो गया। और ग्रामीण शहरी 2012, ये दोनों का, ग्रामीण शहरी दोनों का 2012 ही है। इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होना मत आप। ये मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें से आप ये पढ़ लेना थ्योरी का ये भाग। और एक बार वापस में और कुछ खास हो तो आपको साथ साथ बता ही देता हूँ, ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत खास है, आप याद कर लेना। कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण शहरी में संयुक्त जारी किया जाता है। ये आरएस में भी पूछा गया है ये सवाल, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन 14 की तरफ। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के अंतर्गत राजस्थान के कौन से उद्योग केंद्र शामिल किया गया? अब मैं इसके अंदर आपको एक कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। ये अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, पहले था अजमेर, अजमेर को हटाकर क्या कर दिया? अलवर आ गया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्माण देश भर में 88 चयनित औद्योगिक केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इन तीनों की जो वहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ के जो आंकड़े आते हैं उनके आधार पर ये बनाई जाती है सूची। तो आप समझ रहे हो ना, राजस्थान से 3 है, एक अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। लिखो 3 बार, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। पहले था अजमेर, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे, कृषि वाला, ठीक है। राजस्थान में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में चक्रवृद्धि वार्षिक दर CAGR कितनी रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है 3.86%। राजस्थान में 2019 से 2023 की अवधि के दौरान वृद्धि दर पूछ ली है, ठीक है। डाटा रटना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लिख लिख के याद करो, पर करना जरूर है अपन को। इतना ज़्यादा याद नहीं करना है अपन को, इसको स्किप कर दो अभी, अपने CET के हिसाब से ज़्यादा खास नहीं अभी। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का योगदान कितना अनुमानित है? बताया था ना 26.72%। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 में 28.56, 2023-24 में योगदान 26.72, दोनों बताया था ना मैंने आपको। चलो आगे 17वां सवाल मैं आपको करवाता हूँ। मैच करने वाले भी पूछते हैं। अब ये क्या है कि जो मैंने आपको कृषि वाला बताया ना, उसके भी वापस पार्ट है कि उसमें भी कृषि वाले में के कितने कितने परसेंट किस किस भाग से आ रहे हैं। ये भी 4 तरीके से 4 भागों में बांटा गया है, तो इसको भी याद करना ही है आपको। देखो, फसल, पशुधन, ये याद रखना कि पशुधन सबसे ज़्यादा है। पशुधन से जो अर्निंग आ रही है ना, वो सबसे ज़्यादा आ रही है, एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा आ रही है। तो देखो या मैच करो, पशुधन 48.58, ठीक है। फसल 44, फसल 44 सबसे कम कहाँ से आ सकती है आपको बताए? क्योंकि अपने यहाँ पे, बताओ जल्दी बताओ, अपने यहाँ पे मछली वछली तो कम ही है ना यार, इतना क्या सोच रहे हो? 0.50%। और वानी पेड़ वेड़ तो फिर भी ठीक है, 6.40%। याद हो गया ना? चारों डाटा एक बार वापस लिख दो। देखो, 48, 44, 6.40 और 0.49। याद हुआ तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर पशुधन 48.58, फसल 44.53, वानिकी 6.40, मत्स्य 0.50। इसका क्रम भी पूछ सकता है ये, मतलब अगर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होगा तो आपके सामने आएगा फसल क्रम में, फिर आएगा पशुधन, फिर आएगा वानिकी और फिर आएगा मत्स्य। आप कन्फ्यूजन में इसलिए हो रहे होगे क्योंकि यार फसल तो सबसे ज़्यादा होती है यार, पशुधन से भी ज़्यादा ही होगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आ जाओगे, लेकिन ये गलत है। आपको क्या याद रखना है? पशुधन से ज़्यादा लाभ प्राप्ति होती है, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं।
आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? ये कई बार, कम से कम मैंने 5 बार इस क्वेश्चन को फेस किया है, 5 बार मेरे ये क्वेश्चन आया है। तो आप सोच सकते हो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखिए इसको 53.74%। लिखो 53.74%। 53.74% या 53.74%। ठीक है, याद हुआ? मैं आगे चलता हूँ। ये भी याद करना पड़ेगा, कुल क्षेत्रफल ये भी लिखना 342.81 34281%। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, देखो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ये ऊपर तो परसेंट देखा था शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में। अब ये डेटा है कि कितना लाख हेक्टेयर भूमि पे बोया गया है। तो कितनी लाख पे? 184.23 लाख हेक्टेयर भूमि पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं हो इसलिए मैं छोटा ही आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आगे के जो 20 क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 के मध्य कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर लगाओ 4 स्टार, 1 2 3 और 4 स्टार। ठीक है, ये है 11.14%, 11.14%, 11.14%। वर्ष 2010-11 में प्रचलित भूमि क्षेत्रों की संख्या 68.88 लाख थी। वर्ष 2015-16 में प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख थी। इसमें से कितनी बढ़ी? देखो लगभग 8 लाख, मोटा मोटे तौर पे देखो तो। ठीक है, सीमांत जोत ये किसका क्रम है? देखो ये क्रम है सबसे 1 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है ना, वो सबसे कम हो गई अब। और सबसे ज़्यादा देखो सीमांत जोत है वो है सबसे ज़्यादा हो गई है 40.12%। क्योंकि जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, जैसे ये एक ज़मीन थी उसमें 4 भाई थे, तो ये 10 हेक्टेयर थी, तो ये लगभग देखो 20 हेक्टेयर अगर मानो तो ये 5-5 सबके आगे 4 भाई हो गए। ठीक है, अब इनके 4 लड़के और है। ठीक है, तो 1.25-25 चली गई, 1.25-25 चली गई। तो अब ये छोटी छोटी होती जा रही है ना बड़ी ज़मीनों का। तो इस यही बात बताई गई है कि सबसे कम जो अभी ज़्यादा ज़मीन कौन सी है, तो वो है सीमांत जोत। सीमांत जोत का मतलब 1 हेक्टेयर से कम वाली ज़मीन को सीमांत जोत भूमि कहते हैं। ये है 40.42%। याद करो 40.42%। इतना याद नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ये याद कर लेना कि सबसे कम कौन सी है, जो है सीमांत जोत। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सीमांत जोत वाली जो भूमि है वो सबसे ज़्यादा है अभी राजस्थान में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बड़ी भूमि का छोटा होता जा रहा है। तो 40.12% भूमि का सीमांत जोत वाली है, और सबसे कम अगर देखे जाए तो बड़े जोत वाली जो है 4.69%। बस ये दोनों डाटा याद कर लो आप, तो 4.69%। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में कल लेके आ जाऊँगा, और कोई भी अगर आपकी अगर डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट रीड करता रहता हूँ, और कमेंट से मैं आपको वापस आंसर दे दूँगा। और इसकी PDF चाहिए आप अगर प्रिंट निकलवाने के लिए, तो मेथड क्लास है, टेलीग्राम पे है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, मैं उसके ऊपर अपलोड कर दूँगा। तो शेयर करते रहना अपने दोस्तों को। एग्ज़ाम टाइम में सबके काम की चीज़ बना रहा हूँ मैं, मेरा टाइम निकाल के। और थैंक्स देखने के लिए, जुड़े रहे इसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।